memorizing facts. Learn how to link global events to your BPSC mains answers. इस सेशन में बच्चों हम लोग वैश्विक आर्थिक मंदी पर चर्चा करेंगे और इस जीवंत उदाहरण का उपयोग करके भारत और बिहार पे इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पे चर्चा करेंगे। सर्वोत्तम रणनीति है ये। This is the ultimate strategy to write high scoring analytical answers for the 71st BPSC। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश सिंह KSIS एकेडमी से। हमारा लाइव एग्जाम्पल है वैश्विक आर्थिक स्थिति, विशेष रूप से महामारी के बाद की पुनरुत्थान, पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमिक रिकवरी और भू राजनीतिक तनाव यानी जियोपॉलिटिकल टेंशंस जैसे रूस यूक्रेन संघर्ष का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव है। पिछले सेशन में हम लोग 4 प्रभाव पर चर्चा किए थे। पहला प्रभाव था सप्लाई चेन डिसरप्शन, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, जो कि पैंडेमिक के कारण ये सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट चुका था और अब रशिया यूक्रेन का जो युद्ध है इस व्यवधान को और ज़्यादा बढ़ा दिया। जो दूसरा प्रभाव पे हम लोग चर्चा किए थे वो था एनर्जी क्राइसिस यानी ऊर्जा में संकट। ये ऐसा क्यों हुआ? उसका वजह ये था कि रशिया इज़ अ मेजर ऑयल एंड गैस सप्लायर। प्रतिबंध लगने के बाद, सैंक्शंस के बाद ऑयल प्राइसेस दे हैव स्काई रॉकेटेड। तीसरे प्रभाव पे जो हम लोग चर्चा किए थे वो था फूड इनसिक्योरिटी, खाद्य असुरक्षा, क्योंकि रसिया और यूक्रेन ये दोनों देश मिलकर विश्व में गेहूं, सनफ्लावर ऑयल और फर्टिलाइजर्स का एक प्रमुख हिस्सा सप्लाई करते हैं और वॉर ने इस पे एडवर्स इम्पैक्ट डाल दिया। और चौथा प्रभाव है ग्लोबल इन्फ्लेशन, जिसको हम लोग वैश्विक मुद्रास्फीति भी कहते हैं। अब इसके तहत यूएस फेडरल बैंक और भी देश के सेंट्रल बैंक्स जो है इन्फ्लेशन दर को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को, ब्याज दर को हाइक कर दिए, बढ़ा दिए। और इसका प्रभाव ये पड़ता है कि दुनिया में इकोनॉमिक स्लोडाउन का, आर्थिक मंदी का डर बना रहता है। तो चलिए इस बैकग्राउंड के तहत हम लोग इंडिया और बिहार पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, भारत का क्या रणनीति होना चाहिए, इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। वैश्विक आर्थिक मंदी का, ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन का यदि हम लोग भारत पे असर पे चर्चा करें तो उसको 4 सेक्शन में बांट सकते हैं। पहला है ट्रेड यानी व्यापार, दूसरा है निवेश इन्वेस्टमेंट, तीसरा है रुपये का वैल्यू और चौथा है मुद्रास्फीति। तो चलिए हम लोग ट्रेड की बात करते हैं, व्यापार की बात करते हैं। व्यापार में ऐसा है कि ग्लोबल स्लोडाउन, वैश्विक मंदी, इसका मतलब हुआ हमारा जो निर्यात है, हमारा जो एक्सपोर्ट्स है, जैसे कि जेम हुआ, ज्वेलरी हुआ, टेक्सटाइल हुआ, इस पे असर पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है। हम लोग पिछले सेशन में डिस्कस किए थे चाइना +1 स्ट्रैटेजी, यानी विनिर्माण का क्षेत्र जो है चीन से धीरे धीरे लोग अपना इन्वेस्टमेंट वापस कर रहे हैं और दूसरी जगह लगा रहे हैं। भारत के लिए मौका है कि वो इंडिया को ऐसा मैन्युफैक्चरिंग हब बना दे, ऐसा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बना दे कि यहाँ पे निवेश इन्वेस्टमेंट आ सके। तो ये है आपका ट्रेड का मुद्दा। दूसरा इम्पैक्ट है इन्वेस्टमेंट, निवेश। ये सारा कुछ इंटरलिंक्ड है। यदि यूएस गवर्नमेंट, वहाँ की फेडरल बैंक यदि इंटरेस्ट रेट को आगे बढ़ाती है, हाइक करती है, इंटरेस्ट रेट यदि हाइक होता है, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, जो विदेशी निवेशक हैं, भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट यानी जो विकासशील जो बाजार है, वहाँ से ये लोग इन्वेस्टमेंट को पुल कर लेते हैं। लेकिन तो भी भारत के लिए फिर भी एक अवसर है, क्योंकि बहुत सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आज भी भारत के तरफ उनका जो रुझान है बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तीसरा जो इम्पैक्ट है रुपये का वैल्यू,
रुपीज वैल्यू। अब देखिए वैश्विक प्रेशर है, निर्यात हमारा कम हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, निवेश भी, इन्वेस्टमेंट भी कम हो रहा है, यानी हमारा यूएस डॉलर का जो स्टॉक है वो कम हो गया। और ऐसे स्थिति में क्या होता है कि रुपया की शक्ति कमजोर होती है, वी हैव अ वीक रूपी अगेंस्ट यूएस डॉलर। और ऐसे स्थिति में यदि हम लोग आयात करते हैं, आयात करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे कि क्रूड ऑयल हो, तो तेल की दाम बढ़ जाएगी, और तेल की दाम बढ़ती है तो आप समझ लीजिए कि हम लोग मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और चौथा सबसे जो प्रत्यक्ष प्रभाव वो है इन्फ्लेशन, वो है मुद्रास्फीति। हाई ग्लोबल प्राइसेस, ऑयल का प्राइस हाई हो गया, फर्टिलाइजर का प्राइस, उर्वरक का दाम बढ़ गया, तो हमारा जो इंपोर्ट का बिल है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। अब इंपोर्ट का बिल, आयात को कम करने के लिए आरबीआई जो है एक कदम उठाती है। आरबीआई क्या कदम उठाएगी कि इंटरेस्ट रेट को हाइक कर देगी। इंटरेस्ट रेट को यदि हाइक करने से क्या होगा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की कोशिश करेगी आरबीआई, लेकिन ऐसे स्थिति में हमारे पास कुछ कुछ नकारात्मक हमारे यहाँ रुझान आ जाएगा, जैसे कि फिस्कल डेफिसिट, जैसे कि करंट अकाउंट डेफिसिट, पेट्रोल का, डीजल का, कुकिंग गैस का दाम बढ़ जाएगा, और आम यही जो दाम बढ़ना में यानी आम आदमी पे बोझ। और ऐसे स्थिति में सामान्यता आरबीआई क्या करती है कि अपना रेपो रेट को बढ़ा देती है। रेपो रेट यदि बढ़ता है तो लोन महंगा हो जाएगा, और लोन यदि महंगा हो गया तो बिजनेस और इंडस्ट्री दोनों को स्लो कर देगा। इट विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन और बिजनेस एज वेल एज इंडस्ट्री। तो ये कुछ प्रत्यक्ष प्रभाव थे जो कि वैश्विक आर्थिक मंदी का भारत पे असर डालेगा। दीज आर सम ऑफ द मेजर इम्पैक्ट्स दैट वी हैव टू फेस unless and until we don't take regulatory measures। तो these are the facts। अब हम लोग चलते हैं कि बिहार पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बीपीएससी मेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि जो भी विश्व के आधार पे जो भी ग्लोबली कोई घटना है, इवेंट है, उसको हम लोग अपने बिहार के साथ कैसे कनेक्ट करें। अब ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन है तो बिहार पे कैसे असर पड़ेगा, हम लोग जो है उस पर चर्चा करते हैं। हम देखिए, यदि हम लोग पहला सेक्शन यदि आप उद्योग लेते हैं, इंडस्ट्रीज लेते हैं, तो बिहार में टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। यदि ग्लोबल स्लोडाउन होता है, यदि आर्थिक मंदी होता है, तो हमारा ये उत्पाद जो है दूसरे देश पे जा रहा है, उस पर ये असर पड़ जाएगा। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि चाइना प्लस वन मार्केट, ये जो रणनीति है, बिहार की इंडस्ट्री को बेनिफिट मिल गया यदि बिहार सरकार यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त कर लेती है। तो इस मुद्दे पे भी आप चर्चा कीजिए। अब देखिए, दूसरा जो इम्पैक्ट बिहार पे पड़ेगा वो बिहार के कृषि एग्रीकल्चर पे पड़ेगा। यदि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये स्लाइड टाइम्स ऑफ इंडिया का है, जिसमें लिखा हुआ है राइजिंग फ्यूल प्राइसेस वरी फार्मर्स इन बिहार, यानी वैश्विक रूप से उर्वरक का दाम बढ़ गया। अब बिहार भी मेजॉरिटी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो यहाँ के फार्मर को, यहाँ के किसानों को जो है हाई प्राइस में फर्टिलाइजर मिलेगा। और ऐसे स्थिति में देखिएगा कि गवर्नमेंट जो है बहुत सारा सब्सिडी अब अनाउंस करती है। आप यदि मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि बिहार सरकार कौन कौन से फसल में कितना कितना सब्सिडी दे रही है, फर्टिलाइजर का रेट क्या वो तय कर रही है। तो ये जो बिहार गवर्नमेंट का एक्शन है, ये आपके वैश्विक लेवल के यानी ग्लोबल इवेंट से वो आपका रिलेटेड। अब देखिए, जो अगला इम्पैक्ट है, जो अगला प्रभाव है, उसको रेमिटेंसेस कहिए। बिहार में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसपे को आप कह सकते हैं मनी ऑर्डर इकोनॉमी, मीन्स यहाँ के लोग बाहर जाते हैं और वहां से वो लोग पैसा भेजते हैं। हालांकि बिहार की स्थिति केरल जैसी नहीं है, केरला में बहुत ज्यादा लोग गल्फ कंट्रीज जाते हैं, लेकिन बिहार के भी कुछ लोग हैं जो गल्फ कंट्री जाते हैं। अब ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन
कहने का मतलब कि वो जो पैसा वापस इंडिया में भेजते हैं और खास करके बिहार में भेजते हैं, उस पे भी आपका असर पड़ेगा। और बिहार क्या है? बिहार एक कंज्यूमर स्टेट है। हम लोग उपभोक्ता राज्य हैं। हम लोग के पास नहीं ऑयल का या गैस का कोई हम लोग का उत्पादन है, और यदि ऑयल प्राइसेस हाई होता है, फर्टिलाइजर का प्राइसेस हाई होता है, तो सरकार के बजट पे प्रेशर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि सरकार ऐसी स्थिति में बहुत सारा बजट का वो प्रतिशत सब्सिडी पे, कल्याणकारी कार्य पे खर्च करने लगेगी, ताकि जो है संतुलन वो मेंटेन हो इन द लाइट ऑफ हाई प्राइसेस। याद रखिएगा, यदि आपके आंसर का सर्वोत्तम रणनीति यही होना चाहिए कि जब इस तरह का स्टेट फाइनेंसेस की आप बात करें, तो आप ये भी बात करें कि बिहार गवर्नमेंट इस मुद्दे के तहत कहां कहां खर्च कर रही है। अब सवाल उठता है, समाधान क्या है? इज इंडिया एन पैसिव स्पेक्टेटर, या हम लोग चुनौती को सामना करने के लिए खड़े हैं? यस, इंडिया इज रेडी टू फेस चैलेंज। आपके यहाँ आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया स्कीम, सेल्फ रिलायंट इंडिया, ये अवसर है कि हम लोग जो आपदा आ चुकी है विश्व भर में, उसको अवसर पे बदले। G20 की इंडिया प्रेसिडेंसी होस्ट की थी, और उसमें वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ की बात की गई थी। और भारत जो है डेवलपमेंट, विकास, डिजिटल डेवलपमेंट, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट फाइनेंस, ऐसे मुद्दे को उठाई ताकि हम लोग ये आर्थिक मंदी का अवसर में परिवर्तित कर दें। आज आत्मनिर्भर भारत में, सेल्फ रिलायंट इंडिया में क्या है? हम लोगों की जो नीति है, ये ग्लोबल सप्लाई चेन में जो रिस्क है, जो व्यवधान है, उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन है। कहने का मतलब कि आत्मनिर्भर भारत के तहत हम लोग अपने विनिर्माण क्षमता को बढ़ा रहे हैं, और हमारा यदि मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बढ़ता है तो हम लोग दूसरे पे कम निर्भर होंगे। इंडिया अग्रसर है अपने देश को, अपने राष्ट्र को विनिर्माण क्षमता में परिवर्तन करने के लिए। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए अग्रसर है, और साथ साथ भारत जो है बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर रही है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर रही है, मुक्त व्यापार समझौता कर रही है, जैसे कि आपका ऑस्ट्रेलिया हुआ, जैसे कि आपके साथ यूएई हुआ, जैसे कि साथ आपका यूरोपियन यूनियन हुआ। इनके साथ जो हमारा मुक्त व्यापार समझौता है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, वहां हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने उत्पाद के लिए हम लोग बाजार ढूंढ रहे हैं, ताकि हम लोग कोई खास क्षेत्र, अब देखिए यूएस जो है टैरिफ, यूएस के साथ टैरिफ वार चालू हो गया, लेकिन इस टैरिफ वार में मतलब हम लोग अपने आप को एक्सक्लूसिवली यूएस पे डिपेंडेंट नहीं दिखा रहे हैं। हम लोग नए बाजार को ढूंढ रहे हैं कि हमारी उत्पाद कहां कहां बिक सकते। तो बच्चों, ग्लोबल इवेंट को बीपीएससी मेंस में आपको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, मतलब एक न्यूज आइटम को, एक ग्लोबल इवेंट को अपने जीएस पेपर, अपने ऐसे पेपर, अपने बिहार स्पेसिफिक टॉपिक के साथ कैसे उसको इंटर रिलेटेड कीजिए। यही स्ट्रैटेजी आपके आंसर में डेप्थ लाएगा, एनालिटिकल स्किल लाएगा और रेलिवेंस लाएगा। आपका आंसर दूसरे से अलग होगा, एंड दिस इज द अल्टीमेट स्ट्रैटेजी। दिस विल बी अ हाई स्कोरिंग स्ट्रैटेजी फॉर यू। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग दूसरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे।